बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है पोजोलॉजी। पोजोलॉजी को हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं इसी के वर्ड से। जैसा कि हर एक वर्ड अपनी डेफिनेशन को शो करता है, जो कि उसका मीनिंग होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डेफिनेशन बनाते हैं। पोजोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। पोजो का मतलब है हाउ मच और क्वांटिटी, और लॉजी का एज यू ऑलरेडी नो दैट लॉजी मींस स्टडी। ठीक है, दिस ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इन व्हिच वी डील विद द क्वांटिटी और डोज ऑफ द ड्रग। कितनी डोज एक पेशेंट कंज्यूम करता है एट अ टाइम, उसको बोलते हैं पोजोलॉजी। ठीक है, या कितनी डोज उसको रिक्वायर है। ठीक है, ये हो गया पोजोलॉजी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसकी जनरल, तो ये होगा कि जैसा कि मेरे में और एक छोटे बच्चे में बड़ा फ़र्क है खुराक का, जो उसकी खुराक है और मेरी खुराक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं 4 रोटियां खा रहा हूँ, वहीं पे एक बच्चा कितनी रोटी खाएगा? एक खाएगा, या वो मुश्किल 1.5 खा लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं खाएगा। दोनों में डिफरेंस है डोज का, तो यही डिफरेंस हमने पढ़ना है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ और फार्मेसी। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं डोज को। सबसे पहले आता है एज, और एज कैसे इफेक्ट करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है डोज को, वो हम देखते हैं। जैसा कि आप कभी किसी फिजिशियन के पास या डॉक्टर के पास जाते हो, वो सबसे पहले आपकी एज पूछता है। ठीक है, क्योंकि एज को देखते हुए उसने आपको उतनी क्वांटिटी की, उतनी पोटेंसी की मेडिसिन देनी होती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको मेडिसिन दे दे 500 mg की, लेकिन आपकी एज इतनी नहीं है कि वो जूस को कंज्यूम कर सके, जूस को मेटाबोलाइज कर सके। बजाय इसके कि आपको उससे रिलीफ मिले, आपको ट्रीटमेंट मिले, आप उससे उसके एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए आपकी एज क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। आपकी एज को देखते हुए चिल्ड्रन के लिए अलग से डोज होती है, अडल्ट्स के लिए और होती है, और जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड वुमेन या मैन होते हैं, उनके लिए डोज अलग से होती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं सेक्स की, जिसमें मेल और फीमेल आ जाते हैं। अब मेल और फीमेल को डोज हमेशा मेल से कम दी जाती है। इसकी वजह है, बहुत सारी इसकी वजूहत हैं। एक तो मतलब मेल का जो मेटाबोलाइज सिस्टम है वो फीमेल की निस्बत ज़्यादा बेहतर होता है, और दूसरा फीमेल में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जैसा कि इनके गेस्टेशन पीरियड हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे आगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया, और मैं मैनी अदर साइकिल्स जो कि फीमेल्स में होते हैं। तो इसकी वजह से, और दूसरा लैक्टेशन पीएच में, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। एक फीमेल मतलब उसको ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी उसको मेडिसिन इसलिए ज़्यादा नहीं दी जाती ताकि ऐसा ना हो कि उसकी बॉडी में मेटाबोलाइज जो ड्रग है वो उसकी वजह से, उसके खून में से, उसके ब्लड में से, उसके जो बच्चा है उसके पेट में जो है, फिटस है, उसके ब्लड में एंटर ना हो जाए, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट ना डिवेलप हो पैदा होने वाले बच्चे में। दूसरी बात यह है कि लैक्टेशन मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध फीड कर रही होती है, तो वो मेडिसिन जो आपके ब्लड में होती है वो एब्जॉर्ब होके आपके ग्लैंड्स में, मेमोरी ग्लैंड में जाती है। वहाँ से वो फिर बच्चे में जो फीड कर रहा होता है उसमें जाके वो मतलब बच्चे को तो कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, बीमारी किसको है? माँ को, लेकिन वो बच्चे से माँ में मुंतकिल हो रही है ड्रग, जो कि जिसका कोई बच्चे के साथ लिंक नहीं है, लेकिन वो जाके वहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम काज करेगी। इसीलिए फीमेल को कम मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए, यानी लो पोटेंसी की मेडिसिन उनको दी जाती है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं वेट की। बॉडी वेट भी एक अहम इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि अपना अहम किरदार अदा करता है इन डोज ऑफ ड्रग। कितनी क्वांटिटी की आपने ड्रग लेनी। एक आप हेल्दी पर्सन है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा खासा सेहतमंद इंसान है और उसकी माशाल्लाह खुराक भी अच्छी होगी, मतलब उसके के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं अपना अपना फंक्शन। जबकि एक कमज़ोर इंसान है जिसमें कोई ना कोई बीमारी है,
या उसका कोई सिस्टम या कोई ऑर्गन जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा एंजाइम जो उसमें इनएक्टिव है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से क्या है, उसका वेट कम है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो जो वो प्रोटीन्स वगैरह, जो वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह ले रहा है, बजाय इसके कि वो आपकी बॉडी में स्टोर हो, बल्कि एज इट इज एक्सक्रीट हुए जा रहे हैं आपकी बॉडी से। ठीक है, तो इन पर्सन्स के लिए एक हेल्दी पर्सन है और एक दूसरा वीक है, दोनों के लिए पोटेंसी डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे अब पैरासीटामोल की मैं बात करता हूँ, वो 650 mg में भी आती है और दूसरे नंबर पे वो 500 mg में भी आती है। ठीक है, तो जो हेल्दी पर्सन है वो इजीली कंज्यूम कर सकता है, वो इजीली मेटाबोलाइज कर सकता है 650 mg वाली पैरासीटामोल को, जबकि एक जो वीक पर्सन है उसके लिए हम क्या प्रेफर करेंगे कि वो 500 mg वाली मेडिसिन यूज करे, जो कि वो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग को इजीली उसको कंज्यूम कर सके, इजीली मेटाबोलाइज कर सके, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होकर अपने साइड इफेक्शन तक पहुँचे और अपना काम पूरा करने के बाद वो बॉडी से एज इट इज जो एक्सक्रीट होनी होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुराद है कि मतलब आपका जो अद्वियात लेने का जो रास्ता है वो कौन सा है, आया कि आप उसको पैरेंट्रल ले रहे हैं, मतलब इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियसली, मतलब आप आईवी लगा के ले रहे हैं इंजेक्शन वगैरह, या फिर आप उसको ओरली ले रहे हैं इनटेक का, मतलब आप या ड्रग टैबलेट ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं, या कोई भी ऐसे, या आप उसको टॉपिकल यूज कर रहे हैं, रेक्टल यूज कर रहे हैं, ये सारे का सारे क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अब मैं बात करता हूँ ऑरल की। ऑरल जो आप ड्रग लेते हो, दूसरे अगर इसका मैं कंपेयर करूं दूसरा टॉपिकल की, सॉरी पैरेंटल की, ठीक है, तो दो अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ऑरली आप टैबलेट लेते हो या सिरप लेते हो। अब पैरासीटामोल, सॉरी पैरेंटल, अगर आपको कोई आईवी लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, और कभी और करना जो आप इंजेक्शन आपके पास मौजूद होता है उसके ऊपर डोज की क्वांटिटी लिखी होती है कि उसमें कितने mg या कितने ml उसमें जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, और जो आपके पास टैबलेट है उसके ऊपर भी वो प्रेस्क्राइब्ड होता है, आप देख सकते हैं उसमें भी लिखा होता है। तो हमेशा दोनों में फर्क होता है, पैरेंटल में भी और ऑरल में। मिसाल के तौर पे कोई भी, मैं एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं दे रहा, इसी तरह आप पैरासीटामोल की ले लें, पैरासीटामोल की जो टैबलेट है वो है 560 mg, 650 mg है, और जबकि इसका इंजेक्शन आप यूज कर रहे हो कितना है, 250 mg। ठीक है, इसमें पैरासीटामोल कितना है, 250 है। इसकी वजह क्या है, जो आपने ड्रग एक ओरली इनटेक करनी है वो आपकी बॉडी में जाकर डिफरेंट रूट से गुजरेगी, डिफरेंट, पहले उसकी क्या होनी है, एब्जॉर्प्शन होनी है, फिर उसके बाद क्या उसकी होनी है, डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, फिर उसकी मेटाबोलाइजेशन, फिर उसमें जाके कहीं पे वो होना है, ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होना है। ठीक है, फिर उसने सर्कुलेट करना है, साइड इफेक्शन तक पहुंचना है। लेकिन जो हम पैरेंटल यूज कर रहे हैं मेडिसिन, उसका काम क्या है, उसने डायरेक्टली आपके ब्लड में जाना है, वहां से सीधा वो साइड इफेक्शन तक पहुंचेगा। इसीलिए हम उसकी क्वांटिटी को दो रखे, इसीलिए ज़्यादा नहीं यूज करते ताकि उसके कोई एडवर्स इफेक्ट ना पैदा हो, जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए उतनी यूज हो। जबकि जो ओरल रूट से लेते हैं उसमें डिफरेंट फेजेस से गुजरते हुए उसकी कुछ क्वांटिटी रास्ते में ही रुक जाती है और कुछ क्वांटिटी साइड इफेक्शन तक पहुंचती है। समझ आ गई इसकी। और उसके बाद आ जाता है प्रेजेंस ऑफ डिजीज। प्रेजेंस ऑफ डिजीज, अगर मिसाल के तौर पे आदमी में कोई पहले से ही डिजीज मौजूद है, कोई वो पहले से ही बीमार है और उसको कोई और बीमारी लग गई है, तो आपने उसको जो मेडिसिन देनी है तो उसमें भी आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि इसको कितनी डोज देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसको हाई डोज दे दें और वो उसकी वजह से उसकी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट पैदा, उसके साइड इफेक्ट पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पे एक अगर मैं बात करूं एक्लोहाइड्रिया, एक्लोहाइड्रिया एक डिजीज है जो कि जीआईटी की एक डिजीज है, जिसमें क्या होता है, HCl की लो लेवल ऑफ HCl होता है इन जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक है, HCl क्या करता है, आप एसिडिटी को मेंटेन, पीएच को मेंटेन करता है, जो कि प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है,
अब मिसाल के तौर पे आपने HCl की कमी है तो प्रोटीन वगैरह की डाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो आपने कोई ऐसी मेडिसिन दी है जिससे वो प्रॉपर डाइजेशन हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को कैलकुलेट वगैरह करके देखेंगे कि मैंने इसको थोड़ी डोज लो क्वांटिटी में दी तो क्या होगा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में दी तो क्या होगा। तो आपने सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर उसकी डोज को उसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्डाइज करना है या उसको सेट करना है, ठीक है। यह था आपका। उसके बाद आ जाता है आपका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपने जो मेडिसिन ली है, अब इसकी मैं एक आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ कि जैसा कि आप घरों में फर्स्ट एड वगैरह की बात करते हैं, आपका अचानक सर दर्द होता है या आपकी फैमिली में से किसी छोटे भाई का या बड़े का या किसी भी मेंबर का सर दर्द होने लग जाता है, तो आप क्या करते हो, आप सबको पता है कि यार एक हमारे पास है एनाल्जेसिक है पैरासीटामोल, जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि यार ये ले ले, इससे आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा या थोड़ा बहुत बुखार है वो भी बेहतर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो हम उसको वो पैरासीटामोल दे देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं उसको दे रहा हूँ पैरासीटामोल 350 mg, ठीक है। अब वो आज उसका सर दर्द हुआ है, उसने ली, वो ठीक हो गया, 2 दिन बाद फिर हुआ है, फिर वो कंटिन्यूसली वो लिए जा रहा है। तकरीबन अक्सर ऐसे ही होता है ना, हमारे जब भी दर्द होता है तो हम एक ही रूटीन को लेके चलते हैं, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, पैसे खर्च ना करने पड़े, हम घर में बैठे खुद डॉक्टर बन जाएं। तो हम क्या करते हैं, ये यूज कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, 10-20 दिन आपके सही गुजरते हैं, उसके बाद आपको फिर सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप क्या करते हो, यही पोटेंसी की मेडिसिन नहीं यूज करोगे, इसके खिलाफ आपकी बॉडी में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जर्म सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, मुदाफत पैदा कर देंगे। जब ये आप इस पोटेंसी की मेडिसिन लेंगे तो वो क्या होगा, कोई आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगा, वो बेहतर की तरफ नहीं जाएगी, अब बल्कि आपकी सर में दर्द वैसे का वैसा ही रहेगा। तो फिर आपको क्या करेगा, आप इसकी पोटेंसी को इंक्रीज करेंगे। ऐसे ही आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, फिर डॉक्टर्स आते हैं, एक उसके साथ फार्मासिस्ट होता है, जब वो राउंड पे आते हैं वो देखते हैं कि इसको यार मेडिसिन दे रहे हैं हम, तो मेडिसिन देने के बाद उसको मेडिसिन असर नहीं कर रही उस पर, तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह यही होती है कि हम एक ही मेडिसिन की, एक ही पोटेंसी की मेडिसिन को बार बार यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कि टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आ जाता है सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म। ये 2 टर्म है, इनको मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। आप कौन सी टॉलरेंस बोल रहे थे, ये टॉलरेंस है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। और अब हमारी बारी, इसमें क्या होता है, जिसमें आपके ड्रग का एक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स और मोर देन 2, ठीक है। मिसाल, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपके पास एक गाड़ी है, जैसी भी है, ठीक है, एक गाड़ी है आपके पास, कुछ भी समझ रहे हैं आप, ठीक है। एक यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, वो पंक्चर हो गई है या फिर उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, कोई भी इंजन में खराबी आ गई है, तो ये बंदा है जो ड्राइवर है वो अकेला ही बंदा था बेचारा, तो वो उसको धक्का लगा रहा है, वो उस स्पीड से मूव नहीं कर रही, लेकिन रास्ते से एक और मुसाफिर गुजरता है तो वो उसको बोलता है यार प्लीज हेल्प मी, आ जाओ मेरे साथ, धक्का लगा दो ताकि मैं इसको थोड़ा सा जल्दी पेट्रोल पंप की तरफ या किसी मैकेनिक की तरफ ले जाऊँ। तो दूसरा बंदा कहता है चल यार कुछ नहीं होता, नेकी सही, तो उसने क्या किया, उसके साथ लग गया, उसको फोर्स करना शुरू कर दिया। अब फोर्स बढ़ी है तो उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, वो ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी, सही है। तो अब पहले एक ड्रग थी
ठीक है, वो एक्शन कोई परफॉर्म कर रही थी हमारी बॉडी में, अकेली थी बेचारी, अकेली थी, तो उसका कोई एक्शन इतना तेज नहीं था, कोई फास्ट रिएक्शन नहीं थे। तो दूसरा बंदा आया, दूसरी ड्रग आई, उसने उसके साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो वो क्या हो गया, उससे बेहतर हो गया। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एफेड्रिन प्लस एड्रेनालिन, ये दो मेडिसिन हैं जो कि यूज होती हैं सिनर्जिज्म में, जिसमें दोनों मेडिसिन मिलके काम करती हैं। एड्रेनालिन का काम क्या होता है कि इसमें फाइट और फ्लाइट मूड में आपने पढ़ा होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक वो है टाइप है, जिसमें फाइट और फ्लाइट आप मतलब इमरजेंसी की सूरत पैदा होता है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपके पिंपल्स डायलेट कर जाते हैं, और इसी तरह की कुछ कंडीशन है, वो सारी के सारी कहाँ से, जो कि एड्रीनल ग्लैंड है आपके किडनी के ऊपर, वहाँ से एक स्क्रीट होता है, तो वहाँ पे जाके अपना फाइट और फ्लाइट का एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये दोनों ड्रग मिलके काम कर रही हैं, समझ आ गई इसकी। और दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म बिल्कुल उसके उल्टा है, जिसमें क्या होता है कि एक्शन ऑफ ड्रग इज डिक्रीज बाय इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। इसमें क्या होता है, एंटागोनिज्म मतलब इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के उल्ट काम कर रहा है। इसमें क्या होता है कि एक ड्रग पहले से एक्शन परफॉर्म कर रही है, और जबकि दूसरी ड्रग ऐसी आपने उसको दे दी जो कि उसके ऑपोजिट काम करेगी, तो उसके काम को भी क्या करेगी, स्टॉप कर देगी। मिसाल के तौर पर कोई कार वाली एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये हमारे पास मिसाल के तौर पे कार है, यहाँ पे एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, इस कार को इस जानिब पर भेज रहा है, लेकिन एक इधर भी एक आदमी मौजूद है जो कि इस कार को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब ये आदमी जो है, इसने गाड़ी अपनी लेके जानी है पेट्रोल पंप की तरफ, ठीक है, इसका पेट्रोल खत्म हो गया। दूसरा बंदा है, वो कहता है कि भाई इसको कोई इसके साथ काम होगा, वो नहीं, वो कहता है भी नहीं जाना पेट्रोल पंप की तरफ। वो क्या कर रहा है, वो उसके दलाइल दोनों के एक दूसरे के मुखालिफ बात कर रहे हैं, वो ठीक है, उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड में फोर्स लगा रहे हैं, क्या गाड़ी आगे पीछे होगी, क्या गाड़ी आगे पीछे होगी, नहीं होगी, ठीक है, तो गाड़ी अपनी जगह पे ही रुकी रहेगी, ठीक है। जब वो थोड़ी सी आगे करेगा, वो उतनी जोर लगा के पीछे से उस साइड पे लगा देगा। ये हो गया इसका एंटागोनिज्म। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हिस्टामाइन अगेन प्लस एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का मैंने आपको फंक्शन बता दिया था, इसका क्या है, कहाँ से स्क्रीट होता है, और हिस्टामाइन डेफिनेटली उसका क्या होगा, एंटागोनिस्ट होगा, जिसमें उसके मुखालिफ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इस तरह से एक ड्रग का जो एक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह के आगे आ जाता है आइडियोसिक्रेसी और टॉलरेंस। ये भी दो इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम आइडियोक्रेसी की अगर मैं बात करूं, चलो थोड़ा सा बता देता हूं। ये होता है कि एडवर्स इन सम पेशेंट क्या होता है कि हम उनको मेडिसिन देते हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन होता क्या है, वो भलाई की बजाय क्या हो जाती है, बदी हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी का भला करना चाहते हो, आपकी नीयत साफ होती है, आपने सोचा यही होता है कि चलो यार इसके साथ कोई ना कोई ऐसी नेकी करते हैं, चलो मुसीबत में है तो मुसीबत से बाहर आता है, लेकिन वो होता क्या है, उसका कोई उल्टा ही असर पड़ जाता है। या तो आपको कोई काम अच्छे से नहीं करना आता, या फिर उस काम में कोई टेंशन की वजह से गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एडवर्स
एडवर्स इफेक्ट पैदा होता है। ये क्या है? ये है आइडियोसिक्रेसी, ठीक है। उसके बाद जो अहम टॉपिक है वो है पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। इन सबको रेंज कर देता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे तो सही से नजर नहीं आएगा। पेडियाट्रिक कैलकुलेशन हमने किसकी करनी है? डोज की कैलकुलेशन हमने करनी है, कितनी मेडिसिन हमने पेशेंट को देनी है, ठीक है। तो इसके दो अहम फार्मूले हैं जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, हम दाएं बाएं नहीं जाएंगे। तो अगर हम बेस्ड ऑन एज की बात करते हैं, एज की बेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है यंग्स फार्मूला, ठीक है, जो कि किसके लिए है? चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन की डोज को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बनाया गया था। तो इसको हम अप्लाई करेंगे जब हमने किसी चिल्ड्रन को किसी बच्चे को दवाई देनी है। चिल्ड्रन कहाँ से, मतलब इनका एज होती है तकरीबन 4 साल से 18 साल तक, ठीक है, 2 साल। तो इसका फार्मूला अगर मैं बात करूँ, डोज फॉर चिल्ड्रन for a child age and years multiply by divided by age and year plus 12 and equal adulthood, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका फार्मूला। मिसाल के तौर पे आपका कोई जो बच्चा है आपके पास आया है डायग्नोसिस के लिए और आपने उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए कोई डोज लिखनी है, तो आपने अक्सर घरों में भी देखा होगा, तो पैरासीटामोल है जो हम बड़ों को देते हैं, वो बच्चे को अगर देंगे तो हम क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, लेकिन हम अंदाजे के साथ करते हैं, हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं करते। तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर क्या करता है, वो इस फार्मूले को अप्लाई करके उसकी डोज कैलकुलेट करता है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो है कितने साल का? 6 साल, ठीक है। कैलकुलेट निकालो, हमें वो ये डोज निकालना। कैलकुलेट है, मोबाइल है किसी के पास? कैलकुलेशन करना है यार। ये नीचे आ गया हमारे पास 6 आ गया, 8 इन ईयर प्लस 12 इन 6 प्लस 12 कितना होगा? 18। ये हम बाद में लिखेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करो, फिर जो ये हमारे पास आएगा ना, हम इसको इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आप ऐसा करो, इसका वो निकाल लो, इसका टोटल 6 डिवाइडेड बाय 18 0.3 आएगा। 0.3 कितना? 0.3 आ रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे डेड लो उसका 0.3 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज के साल के तौर पे हम पैरासीटामोल यूज कर रहे हैं, कितनी? 650, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 650। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 216, ठीक है। ये हमारे पास डोज आ गई किसकी? चिल्ड्रन की। डोज फॉर अ चाइल्ड, कोई बच्चा है जो 6 साल का है और उसको हमने पैरासीटामोल देनी है, तो हम कितनी देंगे? 216 mg, ठीक है। जो बड़ा जो यूज कर रहा है वो कितनी यूज कर रहा है? 650 mg की। ये है हमारे पास एक फॉर्मूला जिसमें हम क्या करते हैं? डोज कैलकुलेट करते हैं हमारा चाइल्ड। समझ आ गई? और इसका एक दूसरा जो है फॉर्मूला वो भी हम साथ देख लेते हैं, जो है क्लाउड्स फार्मूला, ठीक है। ये किस बेस पे था? ऑन द बेस ऑफ एज। अब वो क्लाउड फार्मूला जो है वो कौन सा है? वो ऑन द बेस ऑफ वेट इन पाउंड्स। अच्छा, अब ना इसके दो फार्मूला बन सकते हैं। एक तो अगर हमने इसको करना है पाउंड में कैलकुलेट, अगर हमने इसको करना है केजी में कैलकुलेट, दोनों के लिए अलग अलग होगा,
ठीक है। अब अक्सर क्या होता है हॉस्पिटल्स में जब बच्चे आते हैं तो उनका वेट करते हैं वो पाउंड्स में करते हैं, और कहीं पे किस में किया जाता है, केजी में किया जाता है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग बनाया गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ केजी में, तो डोज फॉर अ चाइल्ड तो इसमें हम लिखेंगे वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70। एक नॉर्मल इंसान का जो वजन होता है वो कितना होता है, तकरीबन 70 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो इसको हम फिर मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, एडल्ट डोज से। अगर दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ पाउंड में, ये सेम आ जाएगा, ठीक है। डोज फॉर अ चाइल्ड, आगे वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 150, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, एडल्ट डोज। ये हमारे पास आ जाएगा इसका फार्मूला। इसीलिए हमने बिल्कुल पहले यंग फार्मूला की तरह इसकी वैल्यूज पुट करनी है, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारी डोज मिल जाएगी, हमारी क्वांटिटी मिल जाएगी, हमारी पोटेंसी जो हमें यूज करनी है मेडिसिन की। मिसाल के तौर पे आपके पास जो बच्चा है वो कितने साल का है, सॉरी उसका वेट कितना है, 4 चलो हम 10 पाउंड लगा लेते हैं, ठीक है। 10 पाउंड का बच्चा है, तो उसमें जो ये 10 को 150 पे डिवाइड करो, तो कैलकुलेशन करो, 0.06, ये इसकी आगे 0.06। अब हमने वही पैरासीटामोल को ले लेते हैं एज एन एग्जांपल, तो कितनी है 650 mg। ये 650 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 43.3। अगर हम इसको 43 रहने दें, ठीक है, तो हम कितनी यूज करेंगे, 43 mg। ये हमारे पास क्या आ गई, डोज आ गई किस बच्चे के लिए जिसका वजन कितना है, 10 पाउंड है। और इधर क्या आएगा, हमारे पास एडल्ट डोज आ जाएगी। यही फार्मूला सेम टू सेम किसके लिए यूज होगा, केजी, जब हमने वेट किसमें करना है कैलकुलेट, केजी में, ठीक है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था पोजोलॉजी। पोजोलॉजी आपका तकरीबन कंप्लीट हो गया, इतना ही था, सही, ओके।